वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग महा रिवीजन के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बहुत मांग थी, इसके कारण मैं ये चैप्टर डाल रहा हूं। बच्चों मैं बता दूं आपको, ये 7 मार्क का चैप्टर है। बच्चे पूछते हैं कि सर 5 मार्क आएंगे या 7 मार्क आएंगे। बेटा 7 मार्क का पेपर आएगा, आपको अगर सॉल्व करना है तो 7 आउट ऑफ 7 मार्क ले सकते हो। ऑप्शन में इसी के क्वेश्चन छोड़ना ऐसी जरूरी नहीं है। 7 के 7 मार्क ले सकते हैं। पहले 4 चैप्टर करो तो 7 मार्क के है तो 28 मार्क मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि सर ऑप्शन में है तो उसको नंबर्स नहीं मिलेंगे, मिलते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की तरफ। सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक मोशन है भैया, फ्लूइड एक मोशन है। और जो है ना, फ्लूइड क्या होता है बेटा? एनी सब्सटेंस दैट कैन बी फ्लो होना चाहिए। कोई भी ये मार्क करे, फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब इसको फ्लूइड नहीं कह सकते। किसको कह सकते सर? मैंने पानी डाला मेरे हाथ के ऊपर, क्या होगा? फ्लो होगा, उसको कहते हैं फ्लूइड। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ, क्या बोला? एक्सटर्नल फोर्स। मतलब एक्सटर्नल फोर्स है वो डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब फॉर्मेशन, मतलब तैयार। डिफॉर्म मतलब उसकी शेप और साइज चेंज होना चाहिए। कि जैसे कि एग्जांपल प्लाज्मा आदि वाला लिक्विड है, गैसेस है बेटा, ये सभी एग्जांपल हमारे फ्लूइड्स के। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है बेटा? ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज अलग है होता है, मतलब क्या बोलते हैं ना हम लोग, वो चीजें हम लोग देख नहीं पाते यार। कैसे? देखो यहां पे इट इज अ इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे बलून को कंप्रेस कर सकते हो वैसे, ठीक है। फ्लो इरोटेशनल, मतलब पानी एकदम स्मूथली फ्लो होता है, तब कह सकते देयर इज द नो टर्बुलेंस फ्लो। अब टर्बुलेंस वर्ड क्या है? नदी में बाढ़ आती हुई देखी आपने? नदी में बाढ़ आने के बाद अगर ये कोई चीज डालो इसके ऊपर, लकड़ी का टुकड़ा डालो थोड़ा सा, तो एक ऐसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर ऐसे करते 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 कैसे जाता है पता है ना? तो इसको कहते हैं टर्बुलेंस फ्लो। इसमें टर्बुलेंस फ्लो नहीं होना चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, ये विस्कस फोर्स है, नॉन विस्कस फोर्स है, मतलब चिपकता नहीं है। क्या होता है सरासर कि हम लोग देखते हैं नदी में जब भी बाढ़ आती है ना, तो नदी में बाढ़ आने के बाद ये पार्टिकल थोड़े स्लो, ये फास्ट, ये फास्ट, ये और फास्ट, बाद में स्लो, बाद में और स्लो, बाद में और स्लो, मतलब बीच का फ्लो बहुत ज्यादा होता है पानी का और इधर का कम होता है। इसलिए हम लोग नहीं कि एजेस पे जाके खड़े रह सकते बाढ़ आने के बाद भी, लेकिन बीच में जाने के लिए हमारे मम्मी पापा बहुत डरते, बोलते बच्चा मर जाएगा मत जा। अगर नहीं सुनता है तो मार भी खाना पड़ती कभी कभी। इसका कारण है बेटा, यहाँ पे विस्कस फोर्स होता है, चिपकने वाली फोर्स होती है इधर, और इधर कोई चिपकता नहीं, पानी ज्यादा फ्लो होता है। नेक्स्ट बेटा, फ्लो स्टडी होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब स्टडी फ्लो होना चाहिए एकदम स्मूथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ही प्रॉपर्टीज यहां पे मैंने लिखी नहीं है, लेकिन यहां पे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कुछ बताना चाहता हूं। दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन, ठीक है, परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता हो। डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन। दूसरा है द एबिलिटी फ्लो, इस प्रॉपर्टी क्या फ्लूइड की, ये फ्लो कर सकता है। और तीसरी है एबिलिटी टू दे, मतलब अगर आपने ग्लास में डाला तो ग्लास में डाल सकते हो, वैसा शेप लेगा। कोई कंटेनर में डाले तो वैसा शेप लेगा, बॉटल में डालो तो बॉटल का, बाउल में डालो तो बाउल का शेप ले सकता है। ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखना। और एक हाइड्रोस्टैटिक की डिफाइन याद रखना, जो फ्लूइड रेस्ट पे हो इसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो। एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें रेस्ट पे फ्लूइड हो, उसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को देखना है सर के ऊपर कितना टेंशन है। मेरे ऊपर सर एग्जाम है ना, तो आपके ऊपर टेंशन, हमारे ऊपर टेंशन नहीं है। नहीं भैया, सबके ऊपर टेंशन नहीं है, हम लोग खत्म करेंगे। बस आप लोगों को क्या, खुद के अंदर की एनर्जी को एक बार आवाज तो देखो, देखो यार आवाज दो बस, और वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। बोलते ना यार कि हम लोग मानते, आप नहीं मानते मुझे पता नहीं है, लेकिन बोल रहा हूं मैं ऐसे, मन से कोई चीज करो ना तो भगवान जी भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने महाभारत, बहुत ऐसे बड़ी बड़ी कहानी सुनी होगी यार, अंदर से आवाज आने दो। मैं वही बोलता बेटा, मैं रात को 12 बजे सोता, लेकिन मैं आवाज देता हूं 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन वो आवाज इतनी ऑनेस्ट होती है ना, और इतनी गहरी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों, मैं 2 बजे भी सोने का अगर मैंने डिसीजन लिया और 5 बजे उठने का डिसीजन लिया तो मैं उठ सकता हूं।
क्यों? आवाज इतनी अंदर से आती है। ऐसी आवाज दे दो यार कि बस पूरी दुनिया हिल जाए। खुद को आवाज देना बेटा खुद के लिए, सोचो थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं सर के ऊपर टेंशन। अब ये सर पे टेंशन क्या होता है? तो सिंपल, यहां पे टी लिखते हैं, इसका सिंबल टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज द सरपेट टेंशन। देखो सरपेट टेंशन क्या है? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, बोथ द साइड इज इमेजिनरी ड्रॉ। मतलब कोई ड्रॉप ले लिया, एक लाइन ड्रॉ करो, इसको टेंजेंशियल फोर्स लिखो, ये लेंथ है आपकी, बस इनका रेशो, इसी को हम लोग सरपेट टेंशन कहते हैं भाव। समझे क्या? अरे बावड़े हम लोग कहते हैं बाबा। ओके चलो, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? दूसरे पेज पे यहीं पे कवर करता हूं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेंथ का मीटर, सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर, ये सीजीएस यूनिट है। समझे? डायमेंशंस क्या होंगे टेंशन के? देखो फोर्स के डायमेंशन m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब L1, L से L को मरवा दो तो यहां पे m1 L0 T-2, खत्म किस्सा। समझे क्या? ओके स्वरूप, जाते जाते दरवाजा बंद करना। चलिए बच्चे लोग बहुत परेशान करते रहते ना। चलिए ओके आगे बढ़ते। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। उसमें सबसे पहले हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखे। देखो कोई भी ये चीज हो, मैटर इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से बना है बेटा, हर कोई चीज मॉलिक्यूल से बनी है, पता है सबको। एनी टू मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, है ना? हाँ सर, हमारा भी अट्रैक्शन हो रहा है, एग्जाम का प्रेशर है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रैक्टिकल में जाके मिले थे सर वहां पे, चलो चलो छोड़ो बाबा ठीक है, पता। एनी टू मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर अगर होते हैं, ओके, दिस फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये जो फोर्स है इसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे वाटर वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है, मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल को खींच रहा है, सर हमारे भी मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, लेकिन करे क्या सर? वो आगे वाले से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, नहीं तो चप्पल खाना पड़ेगी भैया। चुपचाप पढ़ाई करो, फिलहाल में एग्जाम के टाइम पे कुछ मत करना, पूरी उम्र है, ठीक है? क्या? मैटर इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एनी टू मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर, अगर अट्रैक्ट होते हैं, और ये फोर्स को हम लोग कहेंगे क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन, ठीक है? आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फोर्स है, कौन सा? मॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं बेटा, एक मिनट के लिए समय दीजिए मुझे। ओ इधर से ही प्रॉब्लम है, एक मिनट, एक ही मिनट। आप दिखाई दे रहा है? ओके हाँ जी, एकदम करेक्ट है, करेक्ट है। एक मिनट के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, माफी चाहता हूं, आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, मुझे लगता है कि अभी ऑल इज वेल की। चलिए देखो, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है इसके दो टाइप्स है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपकता है तब कोहेसिव फोर्स, जैसे वाटर वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है, इंक इंक मॉलिक्यूल को खींच रहा है, बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स, सेम होना चाहिए, इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स है ना, एक बॉयज एक गर्ल्स, दिस इज कॉल्ड एज द एडहेसिव फोर्स। अरे वाह, जैसे कि मेरा यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे ये इंक है मेरी और ये बोर्ड है, अलग मटेरियल एक दूसरे को चिपक रहे हैं, तो ये एडहेसिव फोर्स होगा। जैसे कि वॉल पे पानी फेंको खटाक से ग्लास से, तो देखो वॉल अलग है, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग है, चिपक रहे ना, तो एडहेसिव फोर्स बेटा, ठीक है? चलिए जैसे कि पेपर और इंक का एग्जांपल, कितने सारे एग्जांपल सर। देखो कोहेसिव फोर्स जैसे बताया मैंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस हो, सेम सेम, वाटर वाटर मॉलिक्यूल मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल को, ठीक है? तो इसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स। एंड यहां पे एडहेसिव फोर्स में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो उनका अट्रैक्शन होता है, उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज बेटा जैसे कि टावर होता है, आपको पता है मोबाइल का टावर है यहाँ पे, तो हम लोग बोलते हैं यार यहां तक इसकी रेंज है, बाद में यहां तक रेंज है, डिस्टेंस बिटवीन दो के बीच के अंतर कितना है। अब ये मॉलिक्यूल से मैंने यहां रखा, अट्रैक्शन हो रहा है सर, अब यहां रख के देखा अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब क्या बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है दो मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होने का, उसको कहते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूल फोर्स इफेक्ट कब तक कर रहा है, कहां तक इफेक्ट है उसका,
जैसे कि इस टावर का यहां तक इफेक्ट है, यहां तक, ये बंदा इधर आएगा नहीं होने वाला, इधर जाएगा तो भी इसका नहीं, क्या हम बोलते हैं, रेंज टूटे, बाबा आवाज इधर है बोल रहे, बाबा बोल रहे ऐसे, है ना। तो इफेक्टिव रेंज कहां तक है, इफेक्टिव रेंज कहां तक है, उसको कहते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इसकी 10⁻⁹ ओनली -9 मीटर इतनी रेंज होती है। आगे बढ़ते हैं, रेंज वही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बेटा क्या क्या, मैंने एक सेंटर में मॉलिक्यूल्स ले लिया, मैंने देखा यार यहां तक उसकी रेंज है, यहां तक इसकी रेंज है, यहां तक इसकी रेंज है, यहां तक इसकी रेंज है, यहां तक, इसको मैंने नहीं क्या ड्रॉ किया तो मुझे एक स्फीयर जैसे मिला, इसी को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। एक इमेजिनरी स्फीयर है बेटा, ये स्फीयर कैसा है, ऐसे है ना, सब तरफ है, ये इधर ही नहीं है, आप बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूं। सेंट्रल रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, ये रेडियस जैसे बनता है, उसी को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में। सरफेस फिल्म क्या होता है थोड़ा देखते हैं। अब सरफेस फिल्म में यहां पे जो सरफेस लेयर होती है लिक्विड की, थिकनेस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जो रेंज है 10⁻⁹ मीटर, इतनी ऊपर की जो लेयर है ना बेटा, मॉलिक्यूल का एक दूसरे का अट्रैक्शन होना। और आपको मालूम है क्या, सरफेस टेंशन ओनली कहां होता है यार, कहां होता है, तो सरफेस भी होता है, नीचे होता है क्या नहीं। ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को खींचते हैं ऐसे, और हर कोई सरफेस अपना मिनिमाइज इरा करना चाहता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मिनिमाइज करना चाहता है। उसी को बेटा हम लोग ऊपर की जो लेयर है, ये जो दिख रही है ऊपर की, एकदम थिकनेस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर की रेंज है ओनली, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट है, उसी को सरफेस फिल्म कहते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऊपर का जो दिख रहा है, सरफेस ऑफ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस द एनी शेयर इन ट्रेस, पता है ना, शेयर मतलब ऐसे किसी को ढकलना ऐसे, लेकिन बेस जो इसका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्री सरफेस, ऊपर का जो सरफेस दिख रहा है। ठीक है, ये तो डिफाइन नहीं आएंगे। सरफेस टेंशन बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा पूछने के चांसेस होते हैं, तो बात करते हैं अभी। अब देखो यहां पे क्या क्या, मैंने 3 मॉलिक्यूल दिख रही है, 1 2 3। पहले ए मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ए मॉलिक्यूल का है, इनसाइड द लिक्विड है, इनसाइड द लिक्विड है, तो यहाँ पे सब तरफ से कौन से मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल को खींचना, इस फोर्स को क्या कहते हैं, कोई सी फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स 0 मिलेगा। फिर बी मॉलिक्यूल से, बी मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा मैक्सिमम है, नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से यहाँ पे कोई सी फोर्स बढ़ते 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 जाएगा, ये मॉलिक्यूल अंदर आएगा। यहाँ पे भी वही कंडीशंस होगी कि यार यहाँ पे ये जो फोर्स दिख रहा है, देखो आधा ऊपर है आधा नीचे है, इसको मॉलिक्यूल्स नीचे नीचे खींचने वाले हैं, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होने से ये भी मॉलिक्यूल अंदर आएगा। इसके हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सरफेस एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी, हाँ इसके कुछ पॉइंट्स लिए थे मैंने यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे पहले मैंने क्या किया यार, बात को समझो, ये महा रिविजन है। ठीक है, मैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और क्या नहीं। यहाँ पे एक फ्रेम लिए मैंने, पी डैश यस या डैश, एक फ्रेम लिए, उसमें मैंने क्या किया, एक रॉड जैसी चीज डाली, डालने के बाद इधर खींच लिया। ठीक है, अब ये फोर्स इधर लगेगा, अरे वो अपना तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना, ऐसे देखो इधर एक फोर्स लग रहा, इधर फोर्स लगाया ऐसे, अब इधर फोर्स लगने से ये इधर चली जाएगी ऐसे, क्यू डैश आर जाएगी कि नहीं, या आपने इसको फोर्स के कारण मिनिमाइज एरिया कर रहा है, इसको इधर 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 खींचो, तो इससे क्या हो रहा है बेटा, ये डीएक्स, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पे देखा जाए तो हमारे पास एक टेंशन का फार्मूला है, सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है, एफ इंटू टॉइस यल, है ना यार, क्योंकि नहीं मैंने कुछ गलत लिखा है, गलत लिखो मत सर। देखिए मुझे बताओ, यहां पे सबसे मेन टेंशन का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट लाइन, तो F इज इक्वल टू टी इंटू टॉइस यल होगा, मतलब आपने जो भी फोर्स लगा रहे वो T इंटू टॉइस यल होगा, हो गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे फोर्स मतलब ये सरफेस टेंशन का ही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे मेरा वर्क हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा, dx इतना हो रहा है। तो वर्क जो हो रहा है वो वर्क है बेटा यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मुझे लगता है कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू टी इंटू टॉइस यल इंटू डी एक्स है। आप देखो यहाँ पे वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ द सरफेस एनर्जी होने वाला है, तो सरफेस एनर्जी ही बोलो। ठीक है, तो क्योंकि हमारा रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी है, तो टी इसको टॉइस यल इंटू डी एक्स लिखते हैं। मुझे बताओ ये चेंज इन एरिया है ना, ये यल सॉरी इंटू डी एक्स,
मैं जानबूझकर 2 को बाहर निकला क्योंकि 2 सरफेस एरिया कैसे, एक ऊपर का एक नीचे का भी होगा, 2 को इसलिए बाहर निकालना है। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। क्या बात है सर, इतना इजी होता है? हाँ जी। क्या थ्योरी पढ़ना जरूरी है? थोड़ा सा फिजियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए कि ये फोर्स कहाँ लग रही, कहाँ नहीं, बताना है, ठीक है ना। मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा, कितने स्टेप है। सोचा जाए तो ये भी स्टेप 2 लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे, है ना। लेकिन आपको एग्जाम में, बोर्ड में लिखना है, तो सरफेस एनर्जी इज डिवाइडेड बाय डी ए करते इज इक्वल टू टी। ये हो गया बेटा डायमेंशनली इक्वल बनेगा आपको। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन। ये रिलेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आपके जो बुक्स में जैसे दिया वैसे मैंने लिख के दिया, सरफेस टेंशन इज आल्सो इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये बोल सकते हैं, ये सिंपल रिलेशन है, कोई इसमें ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं भाऊ साहब, चलो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं इसको। इस डायग्राम को मैं जूम करके यहां पे लिख रहा हूं, नहीं तो बच्चे पूछते हैं सर ये कहां से लेते हो आप लोग, ठीक है। इसी को जूम किया गया है और जूम करते हुए इतना बड़ा लिखा, वाह क्या बात है। समझो मेरे पास ये सरफेस बन रहा है, कोई लिक्विड होगा जो भी, है ना, कोई भी हो सकता है, हमको कोई लेना देना फिलहाल में नहीं है, समझे ना। ये होने के बाद इसके अंदर समझो एक वाटर है, कंसीडर कर सकते, कोई कंसीडर करने के लिए। चलिए मैं जानबूझकर अलग अलग मार्कर इस्तेमाल करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहां पे। अब देखो आपका जो कांटेक्ट है लिक्विड का यहां हो रहा है, ये रेड पेन से दिखा रहा हूं, जहां कांटेक्ट हो रहा है वो पॉइंट लेना, कहीं ले सकते हो, फिर इधर ले सकते हो क्या? हाँ जी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर की बात है यार। अब देखो एक टेंजेंट निकालना है जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और इनसाइड हो, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और इनसाइड हो, लिक्विड के अंदर हो। दूसरा सॉलिड को टेंजेंट निकालो लेकिन इनसाइड द लिक्विड। यहां पे ये भी निकाल सकते थे ना, मतलब सर यहां पे मैं ऊपर भी निकाल सकता था, नहीं ऊपर नहीं, जो लिक्विड के अंदर हो। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसका नाम रखा है बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। फिर वो ऑब्टूस हो, एक्यूट हो, जीरो एंगल हो, कोई भी हो सकता है। हम लोगों को इतना ही पहले पढ़ना था कि एंगल विद द टेंजेंट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। देखो ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड लिया, पॉइंट कांटेक्ट विद द वॉल, वेसल इनसाइड द लिक्विड, एक टेंजेंट निकालो। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा उसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने बोला है, चलो ये तो हुआ है हमारा। हाँ अब ये जो शेप बनते हैं सर, ये शेप बनने का कारण क्या है कि यार एक्यूट एंगल ही क्यों बनता है, ऑब्टूस एंगल ही क्यों बनता है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में बताओ। चलो मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यार ये सॉलिड पार्ट है और ये लिक्विड है, और ये लिक्विड से ऐसा सरफेस बन गया, समझो फॉर एग्जांपल ऐसा सरफेस बन गया था। ये सॉलिड है हमारा, इधर का नहीं है तो भी मानना है, नहीं तो बोलेंगे ये वाटर है बेटा हमारा, लिक्विड मतलब वाटर है। पहले सबसे पहले हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले कांटेक्ट पकड़ो। ओके सर पकड़ लिया, हो गया। अब यहां पे 2 फोर्सेस लगते हैं, एक कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स। ये जो फोर्स दिख रहा है बेटा P नाम का, वो P लिखा है, इसका मतलब समझते बेटा ये एडिसिव फोर्स है, ठीक है। और जो कोहेसिव फोर्स है ना कहीं ये फोर्स ऐसा है, एक कंसीडर करते हैं C। सर ऐसा ही क्यों करेगा बेटा? यहां पे वाटर मॉलिक्यूल को एक दूसरे को ज्यादा चिपकते हैं क्या? नहीं। ये कैसे पता लगेगा सर? कुछ नहीं, एक मर्क्यूरी की बूंद डालो अपने कोई स्टाइल पे, एक पानी की बूंद डालो, किसकी ज्यादा स्फीयर बनेगी अच्छी गोल? तो मर्क्यूरी की। और वाटर थोड़ा सा चपटा बनेगा, मतलब जो स्फीयर ज्यादा परफेक्ट बनता है ना उसका कोई सी फोर्स ज्यादा, मतलब खुद के मॉलिक्यूल खुद को ज्यादा खींचते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल को कम खींचती है, इसलिए कोई सी फोर्स कम है इसका। अब ध्यान रखिएगा दोनों का रिजल्ट निकालना। मैंने बोला यार एक फोर्स इधर लगाई थी किसी ने मेरे ऊपर 10 न्यूटन, एक 10 न्यूटन यहां पे फोर्स लगाई, तो मेरा रिजल्टेंट सर इस तरफ मिला। मैं ना इधर गया ए के तरफ ना बी के तरफ गया, मैं आ गया आर के तरफ आ गया। वैसे इसका कोई एडिसिव फोर्स, मतलब सॉरी रिजल्टेंट फोर्स होगा। किसका? ये एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट है। अब देखो हमेशा लिक्विड अपना शेप रिजल्टेंट फोर्स को टेंजेंशियल होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर
क्या 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 बात बोली सर आपने, परपेंडिकुलर होता मतलब इस आर्क का परपेंडिकुलर जो होगा वो मेरा होगा सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, लिक्विड का शेप। इसलिए मैंने मेरा लिक्विड का शेप ऐसा लिखा था, समझे क्या। ये कौन है, टेंजेंशियल, समझ लो पहले। ये कौन है बेटा, एडहेसिव फोर्स है। ये कौन सा है सर, ये सी मतलब कोहेसिव फोर्स है। ये कौन सा है सर, ये इस रिजल्टेंट फोर्स को, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बेटा, रिजल्टेंट ये दोनों का कौन सा, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स का। इसको टेंजेंशियल निकालो, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो वो जो निकालोगे वही लिक्विड का शेप रहता है, वही लिक्विड अपना शेप बनाता है, अपना आकार उकार बना देता है। चलो बाबा बस हो गया यार, चलिए समझे, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ये क्यों हुआ कि यहां पे सर कॉन्केव सरफेस क्यों है, इसका कारण है। अभी देखते हैं यहां पे ये हो गया अभी, हाँ अरे 2 बार 3 बार, अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन है इस पे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। क्या हुआ बेटा, मर्क्यूरी होगा ऑब्वियसली, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये हमारा सॉलिड पार्ट है ना, यहां पे और यहां पे लिक्विड है समझो, या जी मर्क्यूरी है और इसका शेप होता है ऐसे, सबको पता है। अब ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, पहले सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए। हाँ, ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब सबसे पहले मुझे बताओ मर्क्यूरी में कौन सा फोर्स होगा, एडहेसिव या कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स। क्यों, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल को ज्यादा खींचते हैं एक दूसरे को, तो इसका जो यहां पे ये तो हमारा पता है सबको एडहेसिव फोर्स है, लेकिन कोहेसिव फोर्स ऐसा होगा, कहीं कैसा होगा, ऐसा ज्यादा वाटर की तरफ ज्यादा। देखो पहले सॉरी लिक्विड की तरफ मतलब मर्क्यूरी की तरफ ज्यादा। पहला कोहेसिव फोर्स जो लिख रहा था मैं यहां पे, ध्यान रखिएगा मैंने ऐसा लिखा था कोहेसिव फोर्स यहां। अब ये ज्यादा इधर क्यों झुक रहा है, क्यों, कारण कि बेटा कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका रिजल्टेंट बच्चों ऐसा बीच में से ही रिजल्टेंट आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी यहां पे मैं बात बताता हूं कि यहां समझो 5 न्यूटन फोर्स है और यहां पे 20 है, तो मेरा रिजल्टेंट इधर झुकेगा, किसके तरफ, 20 के तरफ झुकेगा, 20 के तरफ। क्यों ज्यादा, क्योंकि बेटा रिजल्टेंट इसलिए मेरा ऐसा आने वाला है, ऐसा कुछ ये रिजल्टेंट आने वाला है। बात समझ में आ रही है, रिजल्टेंट इस तरफ क्यों है, क्योंकि बेटा कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है, मैक्सिमम है, इसलिए आर सी के तरफ है, अभी सी के तरफ है, क्योंकि बेटा 20 ज्यादा है ना, मतलब ये ज्यादा है, तो इसका टेंजेंशियल कुछ ऐसा होगा, इसका टेंजेंशियल ऐसा होगा। इसीलिए बेटा ये अपना जो शेप है कैसे बनेगा, इस टेंजेंशियल के थ्रू बनेगा, मतलब यहां पे कॉन्वेक्स ब्रिज आ गया, ये ब्रिज बना रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह वाह। चलो अभी वही है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जो दिया है, जीरो कांटेक्ट क्यों होता है बताता हूं। इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू जीरो क्यों होता है, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। चलो ये है हमारा सॉलिड और ये होगा लिक्विड। यहां पे जो है बेटा, यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट सर ऐसे मत निकालो, चलिए ये है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है बेटा, ऐसे पानी चिपक जाता है ना ऐसे, तो इसका जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा नहीं है। मतलब क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को नहीं खींच रहे यहां पे, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इसका रिजल्टेंट भी उसी तरफ होता है। क्यों, क्यों सर, एडहेसिव फोर्स ही ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स नहीं है, तो एडहेसिव फोर्स ही हमारा फोर्स होगा, एक ही फोर्स है यहां पे। तो इसको परपेंडिकुलर, इस आर को परपेंडिकुलर निकालो, ये होगा, मतलब ये आप लोगों को पानी यहां पे जो रिजल्टेंट दिख रहा है टेंजेंशियल, ये ऐसा बनेगा। इसीलिए पानी ग्लास को चिपकता है, पानी ग्लास को चिपक के उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो बनता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, चलिए यहां पे ये तो हुआ हमारा, ये तो हुआ। हाँ, यहां पे थोड़ा सा देखो, एक डब्बे होता है, डब्बे में हम लोग ने क्या आटा, पता है ना, आटा को दबाते कि नहीं, वैसे ये है ना, ये कंडीशंस है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, सीधा होऊंगा, शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इन सॉलिड सरफेस, कैसे शेप बनता है, क्या बनता है, उसका थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट देखना है। मुझे बताओ यार कि सॉलिड और लिक्विड, T1 कौन है, सॉलिड एंड लिक्विड का सरफेस टेंशन है, ठीक है, T1। T2 कौन है सर, यहाँ पे सॉलिड और एयर, देखो इधर एयर है ना, ये एयर है बेटा, ऊपर एयर है, सॉलिड और एयर का सरफेस टेंशन। T3 कौन है सर, यहाँ पे लिक्विड एंड एयर का सरफेस टेंशन है,
ठीक है ना ये बात। अब मुझे बताओ इसके अगर मैं कंपोनेंट रिजल्ट करूं तो कैसे मिलेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ T3 का और एक इस तरफ है, तो जिसके साथ थीटा वो cos थीटा, तो इसलिए T3 cos थीटा होगा और ये T3 sin थीटा, ये कंपोनेंट देखो ना, जिसके साथ थीटा वो cos थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो sin थीटा। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी, फटाफट फटाफट फटाफट। मुझे लगता है कि T2 ये बैलेंस कर रहा है T1 और T3 cos थीटा को। देखो ना यार, ये जो है ना, ये और ये सेम होने के कारण ये लिक्विड फॉर्म कर रहा है अपना ड्रॉप। ओके, तो यहां पे मुझे लगता है T1 माइनस T2 माइनस T1 ये इधर रहेगा, T3 cos थीटा। तो मुझे लगता है T3 यहां पे T1 माइनस T2 डिवाइड बाय cos थीटा बना सकते हैं, डिवाइड आएगा, ये मुझे यहां पे निकाल सकते हैं। अब इससे हम लोगों को कुछ केसेस है मेरे ख्याल से आपकी बुक्स में, जो बुक्स में केसेस है वो केसेस लेता हूं बेटा भाई, यहां पे आप लोगों को कि कौन सा लिक्विड फॉर्म होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। और ये T3 तो डिसाइड करेगा ना कि T3 इधर इंक्लाइंड है, इस तरफ है, T1 के तरफ है, तो एक्यूट एंगल बाद में इधर रहा, तो ऑब्टयूस एंगल इसके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए यार सर, केस नंबर 1 में T2 इज ग्रेटर दैन T1 है, मतलब ऑब्वियसली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज लेस दैन T3, है ना, T3 ग्रेटर है हमारा, यही कंडीशंस रखी है। तो मुझे बताओ, सिंपल है, 10 में से 2 गए तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और उन्होंने cos थीटा निकालना है, ठीक ठीक है, वो एक मिनट, एक cos थीटा निकालना था मुझे, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3, सॉरी cos थीटा निकालना है, ठीक है, थीटा से तो पता लगेगा ना कौन सा लिक्विड है, कौन सा शेप ले रहा है। तो इसमें बताया कि T2 ग्रेटर है और ये छोटा है। एक बात आपको सबको पता होनी चाहिए कि cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, cos 90 की वैल्यू यहां पे 0 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। समझ में आ रहा है ये कुछ? मतलब बेटा इसके बीच में ही रहा तो ये हमारा एंगल एक्विट रहेगा। एक्विट एंगल समझते हैं 90 से छोटा, और वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो समझो बेटा नेगेटिव आ रहा है मतलब 180 की तरफ जा रहे हैं, 180 मतलब 90 से बड़ा, 90 से बड़ा तो ऑब्टयूस एंगल। क्या बात कर रहे हो सर? अब मुझे बताओ इस कंडीशंस में क्या लग रहा है आपको कि सर ये नंबर 1 से छोटा आएगा, क्योंकि बेटा ये बड़ा नंबर है ना, ये डिवाइडेड नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये मतलब क्या हो रहा है, ऐसा कुछ होगा सर कि 10 डिवाइड बाय 20, तो आप 0.5 ही बोलेंगे। ऐसी कंडीशन से ये मतलब इसका T3 ग्रेटर होना चाहिए, इनका जो भी रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट मतलब सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर मिलेगा, मतलब ये 0 पॉइंट कुछ तो आंसर मिलना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस केस में आप लोगों को cos थीटा जो मिल रहा है बेटा वो पॉजिटिव है और ये एक्यूट एंगल है, ये समझ में आ रहा है। नंबर 2, T1 इज ग्रेटर दैन T2, यहाँ पे T1 माइनस T2 इज लेस दैन T3। एक बात समझ में आ रही है, माइनस वाला नंबर बड़ा है, मतलब मैं बोल रहा हूं 10 में से 100 माइनस किए तो -90 लिखोगे आप, माइनस में आंसर आएगा कुछ ना कुछ। और माइनस मतलब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू मुझे निगेटिव मिल रही है और मैंने बोला माइनस रहा तो इसको है ना ऑब्टयूस एंगल कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 कंडीशन, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3, मतलब बेटा ये 1 आएगा, अरे ये 1 आएगा ना रेशियो, और मैंने क्या बोला 10 डिवाइड बाय 10 1 कब आंसर आता है? 0 रहा मतलब आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पे कैसे है, नियरली इक्वल टू 0। और थर्ड कंडीशन, चौथी कंडीशन जो है बेटा इम्पॉसिबल कंडीशन है, मतलब ये बोलना है मुझे 4th कंडीशन में T2 माइनस T1 इज ग्रेटर दैन T3 इम्पॉसिबल है, वो स्प्रेड हो जाएगा, ड्रॉप नहीं बनेगा। मतलब ड्रॉप, हम लोगों को ड्रॉप देखना है ना, यहाँ पे ड्रॉप ही नहीं बनेगा, कंडीशन ही वैसी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब लिक्विड ऐसे 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 स्प्रेड होता है, ठीक है, वो कंडीशन है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखो, ये मैंने जो ऑब्टयूस एंगल बोला था, ऑब्टयूस एंगल की कंडीशन है यहाँ पे, है ना। सो फैक्टर इफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे? सबसे पहले तो सबको पता होगा आप कौन सा लिक्विड ले रहे हो, केरोसिन, मर्क्यूरी, क्या ले रहे हो, पेट्रोल, डीजल, है ना, कस्टर्ड ऑयल कौन सा ले रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, उस लिक्विड और सॉलिड का जो कांटेक्ट हो रहा है उसका नेचर कैसे है,
बाद में इंप्योरिटी कौन सी ऐड कर रहे हैं, नमक हलाल करना है क्या, उसका नमक डालो तो डिजॉल्व हो जाएगा, तो आपको पता है सर पे टेंशन बढ़ेगा, है ना। उसके बाद में नींबू डाल रहे हो, शक्कर डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो उस लिक्विड में, वो इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, देखो टेम्परेचर बढ़ने से सर पे टेंशन डिग्रीज होता है। एक बताता हूं सर पे टेंशन डिग्रीज कैसे होता है, जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना सर पे टेंशन डिग्रीज बढ़ रहा है, जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या 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 क्या, जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका सर पे टेंशन कम हो रहा है। जैसे कि पानी में डिटर्जेंट पाउडर डालो, देखो वॉल्यूम बढ़ते 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 जा रहा है, सर पे टेंशन डिग्रीज। दूध उबल रहा है, वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना, मेरी बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को, सर पे टेंशन डिग्रीज। ओनली टेम्परेचर बढ़ने से मुझे लगता है कैंडिनियम या कॉपर मेल्टन जो होता है उसका सर पे टेंशन इंक्रीज होता है। दो ही केसेस है, उसको याद रखना, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी सर पे टेंशन। अब सोल्यूबल सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट है, डिजॉल्व अगर वाटर में करोगे तो घिल मिल जाता है पूरा, तो वो जो है बेटा सर पे टेंशन यहां पे हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि नींबू पानी डालो, है हमारा पेट भरता है भैया नींबू पानी से, दुबकाले में तो बहुत ही अच्छा लगता है सर, ठंडा ठंडा, तो आपको पता है ये सोल्यूबल सब्सटेंस है, उससे हमारा सर पे टेंशन इंक्रीज होता है। स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस होता है, जिससे डिटर्जेंट पाउडर का अब भी बोला मैंने, हमारे कपड़े मैले हैं तो हम लोग ने क्या भैया पानी में से निकालोगे तो हमारे कपड़े अच्छे धुल नहीं होती है, तो क्यों, इसका सर पे टेंशन कम करो। इसके कारण मुझे धागे के अंदर पानी जाएगा, किसका बेटा, डिटर्जेंट पाउडर का, तो वो जो पार्टिकल्स है उसको खींच के बाहर लाएंगे, वो जो अनवांटेड पार्टिकल है ना हमारे कपड़ों में। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरी बात है कि इनसोल्यूबल इंप्योरिटी बेटा सर पे टेंशन क्या कर सकते हैं, उससे भी हम लोग डिग्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वाटर यूज टू रिमूव द टॉप, जो मैंने अभी बताया फैब्रिक जो भी होते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन सर पे टेंशन ये है बेटा, मेल्टन कॉपर और मेल्टन कैंडिनियम, मैंने बोला ना सर पे टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, दो ही केसेस है ऐसे, टेम्परेचर बढ़ने से सर पे टेंशन इंक्रीज होता है, बाकी सब तरफ डिग्रीज होता है। तो ये जानबूझकर एमसीक्यूज पूछने के चांसेस है, ध्यान रखिए एमसीक्यू। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सर पे टेंशन, तो वाटर यूज, देखो आपको पता है क्या, जो ब्लैंकेट होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो धुलाना या मशीन में डालना पड़ते हैं, नहीं तो घर वाले क्या करते पता है क्या, हमारे एक गावरान पद्धत बोलूंगा मैं इसको, क्या करते गर्म पानी करते, गर्म पानी करने से सर पे टेंशन डिग्रीज होता है, इसके ऊपर अंदर डाल देते हैं, दिन भर रखते, बाद में शाम को या दूसरे दिन धोते, क्यों, क्योंकि सर पे टेंशन वाटर का डिग्रीज करते हुए इसके अंदर जाएगा, अंदर जाने से इसके मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे अनवांटेड, समझे क्या, इसीलिए गर्म पानी में कपड़े धुलने की एक हमारी मेथड्स है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी एक्सेस ऑफ प्रेशर की बात करते चले। सबसे पहले यार यहां पे मुझे बताओ, ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल का दोनों का सर पे टेंशन प्रेशर सेम होगा, प्रेशर सेम होने से इसके ऊपर एक ये जो है दोनों तरफ देखो ऐसे मैंने रख दिया इसको ऐसे, तो ऊपर का जितना प्रेशर है उतना ही नीचे का प्रेशर, इसलिए क्या है रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर 0 लगा है, ठीक है। ये सिंपल चीजें बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा इस पे मैं आप लोगों को खींचने वाला नहीं हूं। अब देखो बेटा सिंपल सा कि यहां पे कौन है, ये मर्क्यूरी होगा, ऑब्वियसली मर्क्यूरी होगा कि नहीं, सोचो। हाँ मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल कोई से फोर्स ज्यादा होगा, मतलब अंदर खींचेंगे, सब मॉलिक्यूल्स को ऐसे अंदर खींचने के कारण स्फीयर बन रहा है। तो यहां पे बेटा ऐसा लग रहा है कि छतरी बन रहा है, मतलब अंदर से प्रेशर ज्यादा है, अंदर से प्रेशर, जैसे छतरी खोलो ना, छतरी या तंबू, शादी में तंबू होता है तंबू तो इसका मतलब अंदर से बी के जगह पे ज्यादा प्रेशर है, ए का प्रेशर कम है। ये यहां पे ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल बताऊंगा मैं, ज्यादा यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यहां पे ये सरफेस क्यों बनाए, जैसे छतरी को उल्टा करो, कैसे यहां पे मॉलिक्यूल देखो, इसका मतलब क्या है कि यहां पे ए का प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ये भी फोर्स ऊपर लगा रहा है, लेकिन ए का प्रेशर ज्यादा होने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए इसको नीचे दबा सकता हूं, इसीलिए इसका ये मतलब खड्डे वाला, मतलब कॉन्केव बोलो, कॉन्केव पहले कॉन्वेक्स था, ये सरफेस बन जाता है, ठीक है। ओके वही है। हाँ हम लोगों को ये डेरिवेशन, इसको लाप्लास लॉ भी बोल के आता है। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसलिए बता रहा हूं भाई साहब, बाकी कुछ नहीं है। चलिए तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप और बबल, ध्यान देखिए ड्रॉप और बबल में फर्क होता है। ड्रॉप के अंदर पानी, बाहर हवा होती है, लेकिन बबल में जो छोटे बच्चे उड़ाते हैं ना हवा में, बाद में फूट जाते, क्यों,
क्योंकि अंदर भी हवा बाहर भी हवा, दो सरफेसेस से एयर कोई कांटेक्ट में, ड्रॉप का एक ही, हाँ नहीं तो बाद में मुझे पूछना मत। और मेरी एक आइडिया तो पता है, बबल बबल हो जाता है डबल, तो इसलिए टू लगाना, मैं बताऊंगा कैसे, डोंट वरी। सबसे पहले बेटा प्रेशर यहां ज्यादा है अंदर, बच्चे को लगता है कि ऊपर का ज्यादा हो, नहीं यहां, उसको मैंने थोड़ा सा उसका एरिया बढ़ा दिया, तो इसका डेल आर इतना रेडियस, और वो स्मॉल होता है, नहीं तो फुटेगा भैया ज्यादा, अगर आपने ये किया तो ब्लास्ट हो सकता है। तो पहले इनिशियल सरफेस एरिया की बात करते हैं। इनिशियल सरफेस एरिया जो इसको कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, देखो रेडियस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसका एरिया मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो A2 बोलेंगे, तो फार्मूला है 4 पाई, यहां पे रेडियस है r प्लस डेल आर का स्क्वायर, तो A2 4 पाई। मुझे बताओ a प्लस बी का ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो क्या करोगे आर स्क्वायर, यहां पे टॉइस आर इंटू डेल आर प्लस डेल आर का स्क्वायर। हम इतने छोटे बच्चे तो नहीं है कि यार मल्टीप्लिकेशन कैसे करें ब्रैकेट में, 4 टू जा 8 पाई आर इंटू डेल आर, और ये 4 पाई डेल आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला था भैया कि ये डेल आर इज स्मॉल है, मतलब स्मॉल मतलब जैसे कि -6 मीटर इतना है सर, ऐसा इतना छोटा बढ़ा दिया मैंने, कंसिडर करो। अब इसका स्क्वायर करो तो 10⁻⁻12 समझते हो ना, 0.00000 इतना छोटा होगा। तो इसीलिए वेरी स्मॉल टर्म का, इसलिए वेरी स्मॉल टर्म का स्क्वायर करोगे तो बेटा वो निग्लिजिबल वैल्यू मिल जाती है, इसीलिए उसको हमारे टर्म से गायब करने वाले ने। तो बच्चे पूछते कहां गया, खाना खाने के लिए गया क्या सर, नहीं नहीं भैया, उसका हमारे इसमें ज्यादा महत्व नहीं है। चलो बात करते, अब यहां पे चेंज इन एरिया जो है वो है A2 माइनस A1। अब A2 कितना है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर इंटू डेल आर, यहां पे माइनस करोगे 4 पाई आर स्क्वायर। देखो चेंज इन एरिया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये मर गया, तो चेंज इन एरिया मिला है मेरे पास 8 पाई आर इंटू डेल आर। चलिए सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के, लेकिन सुनने से पेट नहीं भरता है सर, हम लोगों को तो वर्क निकालना है। तो वर्क होता है सर हमारे पास फोर्स इंटू, नहीं कुछ गलत लिख रहे हो क्या सर, नहीं सर ऐसा मत लिखो सर, गलत गलत सलत मत लिखना। तो क्या करोगे अभी, क्या करोगे, सिंपल सा फार्मूला है सर, चेंज इन एरिया 8 पाई आर इंटू डेल आर। चलिए इसका मतलब मेरे पास अभी वर्क निकालना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डेल आर होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहां पे जो सरफेस एनर्जी है, ओके, जो सरफेस एनर्जी है वो निकालना पड़ेगा, टी इंटू डी ए, मतलब सरफेस एनर्जी उनका जो ये है मतलब हाँ सरफेस एनर्जी मतलब वर्क ही है, चेंज इन वर्क बोलो, टी इंटू डी ए। अरे सरफेस एनर्जी का अब भी फार्मूला निकाला, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टी, ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना मैं भी कि यार वर्क है ये टी इंटू डी ए, तो वर्क टी, डी ए क्या है बेटा मेरे पास 8 पाई आर डेल आर है वर्क, कोई टेंशन है, ओके। सर एक्चुअल में हमारा जो वर्क होता है उसका फार्मूला बताओ, वर्क होता बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डेल आर रखते हैं, छोटा सा डेल आर इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो यहाँ पे। तो फोर्स क्या होता है सर, हम लोगों को प्रेशर के फॉर्म में चाहिए, देखो फोर्स ये तो बात अलग है, वो हम लोग कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करना है हमको समझ में आना भी जरूरी है ना। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि यार प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो मैं ऐसे P इंटू ए लिखा तो चलेगा क्या, कोई टेंशन है, P ये फार्मूला लिखा तो चलेगा क्या। तो इस फोर्स का फार्मूला पी आई माइनस पी नॉट, सर ये क्यों लिख रहे हो पी आई माइनस पी नॉट, बेटा प्रेशर ये है, पी आई ज्यादा है, पी नॉट जो है ना कम है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया, बच्चे परेशान होते हैं। और एरिया मतलब क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। सर वर्क क्या फार्मूला रख दो, देखो एफ का फार्मूला है पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, ये फार्मूला। चलिए इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालनी है, तो हमारे पास वर्क की वैल्यू बेटा पी नॉट माइनस पी ओ, यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर
इंटू डेल आर, ठीक है, और ये है टी 8 पाई आर इंटू डेल आर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डेल आर मर गया, पाई से पाई को मरवा दो, एक आर से एक आर को मरवा दो, ये हो गए 2 जा, मतलब यहां पे टॉइस टी ही बचे, ध्यान दीजिए। और यहां पे बचा था मेरे पास पी आई माइनस पी नॉट, क्या बचा है सर आर, एक आर बचा है, एक आर मर गया, एक आर बच गया, डेल आर मर गया, ये आर स्क्वायर है आर, तो बचा है आर। तो इसको आपके इसमें चेंज इन प्रेशर ऐसे भी लिखते हैं, टॉइस टी बाय आर। ये है हमारा एक्सेस ऑफ प्रेशर का या लैप्लास लॉ बोलते हैं। अगर ड्रॉप ना होता, बबल होता, तो बबल हो गया डबल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4t बाय आर होता है। कैपिटल आर भी लिखते कुछ लोग, तो टेंशन मत लेना, समझे क्या। ये ड्रॉप के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, और ये बबल एक बार लिखो कमेंट में, बबल हो गया डबल लिखना है। चलो, तो एक बात ध्यान रखो, मतलब कहां हम लोगों को इसके लिए चेंजेस होते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई 2 करो, ये डबल हो जाता है बेटा। यहां हर जगह पे तो यहां पे 16 मिल जाते हैं, 8 की जगह पे 16 मिल जाते हैं। ऐसे करते करते भैया यहां पे भी 16 मिलते हैं। ऐसे करते करते यहां पे क्या होता है, 4t होता है। तो मेरी बात समझ में आती होगी। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा लिख के लेना है तो लिख के ले सकते हो भाई साहब। किसी को लिखने की आदत होती है, किसी को स्टॉप करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी मर्जी, एज पर यूर कन्वीनियंट, जैसे हो आप लोग, है ना, वैसे कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए ओके। चलो तो फटाक से खटाक से, हाँ, कैपिलरी एक्शंस क्या होते हैं बेटा। एक तो कैपिलरी ना, हम लोग ने क्या दुनिया में बहुत बार इस्तेमाल करते, पता ही नहीं है। अरे नेचर भी इस्तेमाल कर रहा है, कैसे, पेड़ पौधे। मुझे बताओ यार, पानी तो हम लोग यहां देते, नीचे देते, पानी ऊपर कैसे जाता होगा, बाकी को जो भी ब्रांचेस है या फ्रूट्स है या लिव्स है, कैसे जाता है यार। यही तो कैपिलरी एक्शंस की कमाल की बात है। फिजिक्स होता है यार बायोलॉजी में भी, क्या बात कर रहे हो सर, वाह वाह वाह, रिलेशन लगा दिया। देखो कैसे यार, इसके अंदर नहीं क्या छोटे छोटे ऐसे जैसे कि धागे जैसे नहीं क्या, ऐसे कैपिलरीज होती है। उसके कारण क्या होता है, पानी ऊपर 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 चढ़ता है, राइज होता है पानी ऊपर, और यहाँ पे जो जिसको चाहिए है ना, जो फ्रूट्स को चाहिए सबको, उसके वाटर को सप्लाई कर सकता है। या पहाड़ी इलाके में जाओ तो ऊपर से नहीं क्या बेटा, हम लोग देखते कि पानी आ रहा है, झरने आ रहे हैं, क्यों आ रहे बेटा, ये कैपिलरी एक्शंस है। ये सभी चीजें राइज या फॉल होना, जहां पे भी होता है ये एक्शन, उसको कैपिलरी एक्शंस कहते हैं। द फिनोमेना राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी में जो होता है ट्यूब, डीप इन लिक्विड में रखो तो एक तो फॉल होगा या राइज होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कैपिलरी एक्शंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे कैपिलरी एक्शन जैसे कि हम लोगों को एग्जांपल मैंने अभी बताया, हमारे घरों में क्या, भगवान के सामने मॉर्निंग उठने के बाद हम लोग भगवान को दिया जलाते हैं। क्यों जलाते हैं वो आपको पता है, अभी थोड़ी एग्जाम आ गई सर इसलिए लगाते हैं एग्जाम का प्रेशर है इसलिए लगाते हैं, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। हाँ, मुझे पता है सबका क्या है क्या नहीं। चलो, तो बेटा उसमें क्या होता है, ऑयल नीचे से आते, देखो ऊपर, और वो ऑयल जलती है एक्चुअली, वो जो हम कॉटन का जो वात बोलते हैं ना उसको, वो नहीं जलती। तो ठीक है, ये बाद में क्लोथ रैक्स हैं, हम लोग ने क्या नहाते हैं, कभी गलती से क्यों ना हो, नहाने के बाद ने क्या कपड़े मतलब टावल बोलते हैं, टावल से हम लोग हमारे आंख के ऊपर की जो पानी की बूंद होती है वो पूरा साफ करते हैं, तो वो अंदर सिकुड़ लेता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो धागे है ना, वो कैपिलरी एक्शन जैसे। वाटर आपको तो बता दिया, बाकी के ये सब एग्जाम्पल बता दिया। या पहले पेन आते थे बेटा, ऐसे डालते थे अंदर और लिखते थे, मतलब क्या है उसके अंदर ने क्या, वो जो एक ऐसा पाइप रहता था, उसके कॉटन के जैसे पार्ट रहता है, और वो क्या करता, सिकुड़ लेता है। अभी भी देखो ना, जो मार्कर इस्तेमाल करते हैं ना व्हाइट बोर्ड पे, वहां पे उसके अंदर भी वो पार्ट रहता है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी एक्शन, जैसे कि कैपिलरी एक्शन में यहां पे हम लोगों को वन बाय वन देखो। सबसे पहले एक क्लियर पार्ट करो कि जब भी प्लेन सरफेस हो तो ऊपर का टेंशन नीचे का टेंशन सेम है बेटा। ये ए पार्ट था, ये बी, तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी लिखो, अगर दोनों मतलब ये प्लेन सरफेस हो। नंबर 1 का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कॉन्वेक्स हो प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी, ऑब्वियसली आपका प्रेशर ऑफ बी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? नीचे छतरी रखो बरसात में, अब छतरी को उल्टा करो तो ऑब्वियसली आपका प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर होगा प्रेशर ऑफ बी से।
मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे हम लोगों को देखना है, यहां पे कौन सा पार्ट है, देखो कैपिलरी फॉल आगे करना है क्या? हाँ, तो अभी करवा देता हूं, यही करवा देता हूं, ये पार्ट ध्यान रखिए। मुझे बताओ, यहां पे हम लोगों को कॉन्वेक्स यहां पे ऊपर बार दिख रहा है ऐसा, ऑब्वियसली ये पार्ट ऐसा है, ऐसा है, मतलब ये मर्क्यूरी है। सिंपल मर्क्यूरी का एग्जांपल ले लो, दिमाग में आ जाएगा। मर्क्यूरी कौन सी केस है बेटा? ये है फिगर 1 ए, ये फिगर है हमारी बी, और ये है फिगर सी। मुझे बताओ फिगर बी काम कर रही है यहां पे, मतलब ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ बी, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए। समझ में आ रहा है? यहां पे देखो ना, ऊपर ऐसा कॉन्केव सरफेस मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का एग्जांपल ध्यान रखिएगा। तो बी पे ज्यादा ए पे, लेकिन एक बात क्या बोला, ये दोनों प्लेन सरफेस है, ये यहां पे प्लेन सी और डी दोनों सेम है, मतलब प्रेशर ऑफ सी प्रेशर ऑफ डी इक्वल है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखो ये दो डायग्राम इस्तेमाल किए मैंने अभी। और तीसरी लॉजिक क्या है, ऊपर सब तरफ यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस मार्कर पे भी है, इस पे भी है, सब तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। तो इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी का और ए का सेम है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये सर पीसी पीडी और पीए का प्रेशर सेम है। समझे ना? इससे समझ में आ रहा है? बट बी पे ज्यादा है, अब क्या होगा? ऑब्वियसली डी पे भी कम होगा ना। अरे बेटा मैंने क्या बोला, अगर आपका बी ए पे से प्रेशर बी पे ज्यादा है तो ए का सी का डी का सेम है, मतलब ए का कम है तो डी का भी कम है, और डी का कम है मतलब पीडी ये जो है बेटा ये लेस देन है पीबी, मतलब बेटा प्रेशर इधर ज्यादा होने से ये इधर इधर ऐसे, थोड़ा सा मार्कर अलग इस्तेमाल करके देता हूं, ये ऐसा पानी आएगा क्योंकि ये प्रेशर कम है, डी पे कम है, तो इसीलिए बेटा यहां पे ये फॉल करता है, दबा आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है, बी पे प्रेशर ज्यादा होने से पानी दब जाता है, ठीक है, इसीलिए फॉल होता है। समझे? कैपिलरी एक्शन में लिक्विड जब मर्क्यूरी हो तो फॉल क्यों होता है? तो कारण है कि प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन डी, इसका और इधर का प्रेशर होने से पानी ऐसे जाके ऐसे दबेगा। समझे? चलिए, बहुत इजी था ये पार्ट। अभी वही है, वही चीजें हैं, ये दिया है आप लोगों को कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, मैंने जो बोला है वही है बेटा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग ऊपर क्यों पानी आता है, हमारे दिमाग में सवाल है ऊपर पानी क्यों आता है। उसका जवाब देखो कि ऊपर पानी क्यों आता, पहाड़ी इलाकों में झरने में पानी क्यों आता है सर, जो रूट्स होते हम लोग पानी डालते पेड़ के वहां पे, तो वो पानी ऊपर कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक बेटा, सबसे पहले हमारा एक तो पी ए इज इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लेन सरफेस है, फिगर नंबर 1। चलो जल्दी से, यहाँ पे ये सरफेस है तो पी बी है, ये बी है ना, ये बी प्रेशर है, ये पी ए है, ऑब्वियसली पी बी प्रेशर ज़्यादा है पी ए से, फिगर बी में देखा हमने। फिगर सी देखो, ये तो पी बी प्रेशर है नीचे से, ऊपर से पी ए है, तो आपका पी ए प्रेशर ज़्यादा होगा पी बी से। ये तीन फिगर जिनके दिमाग में है, खत्म किस्सा। अब देखो ये पार्ट है ऐसा, ये पार्ट है ऐसा, मतलब बेटा ये फॉल एक्चुअल में नहीं, क्या यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहिए, ये जो प्लेन दिख रहा है ऐसा प्लेन नहीं है, ये सरफेस प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है बेटा, ये एक्चुअल में ऐसा सरफेस है। मतलब ये डायग्राम है, ये डायग्राम में क्या पढ़ा सर हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, मतलब यहां क्या, ये ए प्रेशर ज्यादा है बी से, कोई शक है, ए प्रेशर पी ए और ये पी बी है। बात समझ में आ रही है? थर्ड कंडीशन जो है वो है। चलो ये प्लेन सरफेस इधर का, तो प्लेन सरफेस में क्या होता है, पीसी और पीडी का सेम, देखो ना प्लेन सरफेस रहा तो, लेकिन यार यहां पे पीसी और पीए भी इक्वल है, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने बोला ना मेरे हाथ पे प्रेशर, मेरे सिर पे सब तरफ प्रेशर से में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब सर यहां पे मैं लिख सकता हूं ऐसे कि पीसी पीडी और पीए सेम है। हाँ सर, मतलब अगर ए पे प्रेशर ज्यादा है यहां पे, तो यहां भी प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक, अरे ए पे ज्यादा है ना, हमारे कंडीशन में ए पे ज्यादा है, ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि एक ही एटमॉस्फेरिक में, ऐसा नहीं है कि यहां एटमॉस्फेरिक अलग है, ठीक है, और वो दूसरी तरफ थोड़ी है, एक ही एटमॉस्फेरिक, यहीं पे कर रहा हूं ना मैं औरंगाबाद में, यहीं पे मेरे घर पे ही प्रैक्टिकल कर रहा हूं,
ए पे ज्यादा, सी पे ज्यादा तो डी पे भी ज्यादा, मतलब पीडी प्रेशर ज्यादा है बेटा ग्रेटर देन पीबी। ए का ज्यादा मतलब सी का ज्यादा, डी का ज्यादा, इन तीनों का भी ज्यादा, मतलब बेटा ये प्रेशर ज्यादा इधर और ये कम है। पानी किधर घुसने वाला है, उसको तो जगह मिल जाएगी। देखेगा प्रेशर कम कहाँ है, कम कहाँ है, कम यहां मिल गया, खटाक से ऊपर ज्वालामुखी होती है वैसे, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर, यहां से पानी इधर आएगा। थोड़ा सा सर मार्कर अलग इस्तेमाल करो सर। चलिए, तो इधर पानी घुसेगा क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है बेटा, इधर प्रेशर ज्यादा है और डी पे, ये डी पॉइंट इधर भी है, तो ठीक है, बी से अंदर अंदर ऐसे घुसेगा। तो इसके अंदर अंदर घुसने के कारण क्या होगा बेटा, ऊपर राइज होगा। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है, ट्राई करते रहता हूं बेटा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, ये देखो हम लोगों को कैपिलरी एक्शन राइज और फॉल हो रही है, जो भी हो रहा है, कोई भी हो सकती, कोई टेंशन नहीं है, फॉल लो राइज लो। अब यहां पे कांटेक्ट बेटा, यह एंगल बना यहां पे ये इसका ऐसा सर्कल बनेगा, तो इसकी रेडियस होगी बेटा, और यहां पे ये जो है ना, ये सर्कल ये ऐसा है, कैपिलरी का सर्कल है वो, कैपिलरी का, और ये जो है ना, ये लिक्विड का सर्कल है। समझ में आ रहा है। हम लोगों को प्रेशर का फार्मूला लिखा था ड्रॉप के लिए टॉइस टी बाय आर, लेकिन आपके बुक्स में प्रेशर को लिखा है एच रो जी। हाँ जी, सेम है। कैसे सर? प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स होता है हमारे यहाँ पे एम जी डिवाइड बाय ए। मास क्या होता है सर? मास होता है बेटा यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का वैल्यू, डेंसिटी का फार्मूला है ना यार, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, जी एज इट इज डिवाइड बाय ए, नहीं ओनली ए। यहाँ पे रख दो अभी ए एल जी डिवाइड बाय ए से ए को मरवा दो, ठीक है ना? नहीं ना सर, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? नहीं, गड़बड़ हो रही है। एक मिनट, ज्यादा फास्ट लिया तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर है, इसको थोड़ा सा कट करके अच्छी तरह से लिखते हैं। चलिए, हाँ मुझे बताओ, मास की वैल्यू है ओनली ये किसकी वैल्यू बेटा? एक मिनट, इसको भी गायब करना पड़ेगा। ये तो मास की वैल्यू है। अब देखो, प्रेशर फोर्स है मेरे पास एम जी, तो एम की वैल्यू क्या मिल रही है? ए एल जी, ओनली एम की है, जी एज इट इज डिवाइडेड बाय ए से ई को मरवा दो। ये लेंथ है, हम लोग हाइट गिनते बेटा, कैपिलरी में लेंथ मतलब हाइट। तो एच, ये सॉरी ये रो है ना, ये रो है बेटा, ये रो है, हाँ यही एच रो जी। समझे क्या? देखो दोबारा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स मतलब एम जी डिवाइड बाय एम मतलब क्या? मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ, या एरिया इनटू हाइट बोलो। यहाँ पे हाइट एल के जगह पे एच लिखना है, रो रख दिया, ए एल रो, एक जी एज इट इज ए मर गया। समझ में आ गया आपको? एच रो जी टॉइस टी डिवाइडेड बाय आर। ये आर कौन है सर? अगर मैं कॉस थीटा लूं, देखो ये थीटा दिख रहा है आपको, ये थीटा तो ये थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेटा? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो बेटा, ये थीटा का एडजेसेंट साइड है, ये 90 है। देखो ये ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा दिख रहा होगा, ये स्मॉल आर, ये समझे? देखो एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज आर है। मुझे आर की वैल्यू डालना है भाई साहब, तो क्या होगा? आर ये डिवाइड आएगा कॉस थीटा, वैल्यू पुटअप करो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में कर रहा हूं, एच रो जी, समझे? एच रो जी इज इक्वल टू टॉइस टी, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय कॉस थीटा, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, एच रो जी, यहाँ पे टॉइस टी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर। तो मुझे एच निकालना था, टॉइस टी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर रो जी। यही हम लोग कितनी फॉल हो रहा है या कितना ऊपर आ रहा है, पानी नीचे आ रहा है, निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे टी निकालना, निकालो भैया। ये इधर आएगा एच आर रो जी आएगा, देखो इधर। अभी ये 2 कॉस थीटा है बेटा, 2 कॉस थीटा। यही मुझे टेंशन भी निकाल सकते हो। अलग मेथड भी रहती है, मुझे लगता है कि वो मेथड आप लोग करें तो और अच्छा रहेगा। मैं तो करके देने के लिए तैयार था, अभी भी करके देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपकी बुक्स में जैसे दिया है वैसे देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें तो और भी बेहतरीन रह सकता था, लेकिन चलो मैं करके देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सर पे टेंशन जो है ना, जो फोर्स है बेटा, उस फोर्स का जो
फार्मूला है वो है T इंटू टॉइस पाई आर, T इंटू टॉइस पाई आर। ठीक है, यहाँ पे T टेंशन, हम लोगों को टेंशन का फार्मूला यार फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स है, यूनिट लेंथ जो है टॉइस पाई आर है, तो आप जानते होंगे इसको मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। लेकिन बेटा ये जो Ft जो दिख रहा है क्या, ये जो है ना, ये फोर्स ऐसा लग रहा है इसके ऊपर, है कि नहीं? देखो ना, ये फोर्स जो है ना बेटा, ये ऐसा है तो ये ऐसा फोर्स होगा, इसके कंपोनेंट मुझे ये कंपोनेंट काम कर रहा है क्योंकि इसको वेट बैलेंस कर रहा है mg। तो यहां पे हम लोग ने क्या, जब भी ये डालने वाले हैं इसके अंदर ये जो टेंजेंशियल फोर्स काम करेगा टॉइस पाई आर कॉस थीटा लगाएंगे। आप बोलेंगे सर इसको कॉस थीटा लगाने का कारण मेरे ख्याल से समझ में आता होगा, क्योंकि बेटा कंपोनेंट कौन सा काम कर रहा है, एक कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है। मुझे mg को कौन बैलेंस कर रहा है, वहां पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो रहा है ना, इसको बैलेंस करने का काम mg कर रहा है Ft cos थीटा को। समझ में आ रहा है? दूसरा बेटा हम लोगों को यहां पे मुझे लगता है कि ये जो फोर्स है उसका ये बैलेंस कर रहा है mg, तो m होता है मास, तो मास होता है बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मुझे लगता है कि ये एक ग्लास सिलेंडर जैसा है, तो इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो होता है। समझे क्या, ये वैल्यू है ना बेटा पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ये तो अच्छी बात है सर। तो Ft के ये मुझे वैल्यू मिल रही है पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू जी। ये पहले इक्वेशन में 1 में वैल्यू रखता हूं और आगे बढ़ता हूं। देखो पाई आर स्क्वायर एच रो जी डिवाइडेड बाय टी टॉइस पाई आर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरे को जो भी चीजें मार देते हैं, पाई पाई मर गया, आर एक आर मर गया बेटा। अच्छा बचा क्या अभी, 2t cos थीटा बच गया। यहाँ पे मुझे हाइट चाहिए थी, मुझे लगता है कि एक आर बचा है तो डिवाइड लेके जाओ, एक रो बचा है, एक जी हो गया बेटा। ऐसे भी निकाल सकते थे आप लोग, ये दोनों मेथड से, यूजिंग द फोर्सेस मेथड और यूजिंग द जो भी आपको दिया गया है। फटाफट मैं आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं। फ्लूइड इन मोशन क्या होता है, फ्लूइड्स इन मोशन, चलो बात करते हैं। सिंपल है बेटा, अब हम लोग नहीं क्या थोड़े से अलग पार्ट पे आगे है। फ्लूइड इन मोशन मतलब बेटा यहां पे हम लोग देखने वाले एक फिजिक्स की ब्रांच है, और जहां पे मोशन फ्लो होता है उसको हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। मतलब देखो जब रेस्ट पे रहा फ्लूइड तो उसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं, जब मोशंस करे फ्लूइड, मोशन बहता रहे, उसको हाइड्रोडायनामिक मतलब मोशन, हाइड्रोडायनामिक, डायनामिक मतलब मोशन होना, तो वैसे मोशन होने वाला है। तो पहले स्टडी फ्लो देखो, मेजरेबल प्रॉपर्टी है सच प्रेशर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड गिवन पॉइंट इन द कांस्टेंट ओवर द टाइम। देखो इसमें डिफाइन ज्यादा करके आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो और कौन सी डिफाइन, टर्बुलेंट फ्लो, ये डिफाइन करना। ठीक है, ये तो छोटे छोटे डिफाइन है, ये ज्यादा आएंगे नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन वो ज्यादा फ्लूइड्स मोशन। फ्लो लाइन क्या होती है, द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, हर पार्टिकल की इंडिविजुअली एक पाथ होगी, जैसे कि इस पार्टिकल की, इसकी अलग अलग पार्टिकल की जो पाथ होगी मूव होने की, उसको कहना है फ्लो लाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है बेटा, इट्स अ कर्व हुज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन उसकी तरफ फ्लो होगा उसको स्ट्रीमलाइन या फ्लो लाइन। और आइडेंटिकल फॉर स्टडी फ्लो मतलब ये स्मूथली ऐसे फ्लो हो जाता है, उसको कहते हैं बेटा स्टडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब ऐसे फ्लो होना चाहिए, है ना, ये ऐसे एकदम से। यहां पे जब ऐसे या ऐसे पार्टिकल होते उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं इसको, और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां पे ट्यूब फ्लो तो करने की जरूरत नहीं है। लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन, वही बोला। स्टडी फ्लो मतलब स्मूथली फ्लो होना चाहिए, इन विच द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड स्मूथली होना चाहिए। स्मूथली जब हो जाते हैं ओवर द इच, है ना। द स्टडी फ्लो रिवर कैन अज्यूम टू बी द लैमिनार फ्लो, रिवर में जब ऐसा पानी एकदम स्मूथली होता है। अब ये क्यों पानी ये कम होता है बेटा, जैसे नीचे की लेयर है उसको अपोज होता है, रिलेटिव मोशंस होने के कारण अपोज होता है, इसलिए कम, इससे थोड़ा सा स्मूथली और इसका फ्लो ज्यादा होता है। इसीलिए बेटा हमारे जो क्या बोल सकते हैं, वाटर में रहने वाले जो जीव जंतु है वो पानी के एकदम नीचे के पार्ट में, बड़ी बड़ी मछलियां कहाँ रहती, ऊपर के पार्ट में नहीं आती। खाना खाने के लिए अगर आप डालो को ऊपर आती, तुरंत नीचे जाती। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी वहां पे एडजस्ट नहीं हो सकती है, तो एडजस्ट करना है तो नीचे जाना पड़ेगा उसको। फ्लूइड इन मोशन देखो, टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लो मैंने बोला ना, उसका डायरेक्शन हमेशा वो पार्टिकल का चेंज करते हैं, ऐसे ऐसे उनके मन में, जैसे बाढ़ आना, नदी में बाढ़ आना, खत्म किस्सा, बस
तो इसको कहते हैं बेटा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट, देयर इज द नो स्टडी फ्लो, और फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली, देखो कंटिन्यूसली चेंज, कटा 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 इधर उधर कैसे भी करना, इसी को कहते हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। हम लोगों को अभी देखना है क्रिटिकल वेलोसिटी या रेनॉल्ड नंबर, वो टर्बुलेंट फ्लो गलती से लिखा है, डोंट वरी, तो बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन, जब हमारी स्ट्रीम लाइन फ्लो का टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्जन होना उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब स्ट्रीम लाइन एकदम स्मूथली हमारा पानी जा रहा था भैया, ऐसे एकदम से अचानक से इसका क्या होना चाहिए बेटा, टर्बुलेंट में, मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो से आप टर्बुलेंट फ्लो में जब कन्वर्ट होते हैं उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं वीसी, और इसका फार्मूला RN ईटा रो डी, बेटा क्या ये रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी जो होती है फ्लूइड की, और ये डायमीटर है बेटा। इसी से हम लोग RN का फार्मूला भी बना सकते हैं, तो VC रो डी डिवाइड बाई ईटा। बेटा ये रेनॉल्ड नंबर ये प्योर नंबर है, इसको यूनिट एंड डायमेंशन से नहीं है, और ये डिपेंड करता है, अगर लिखा हो तो मैं बता देता हूं, नहीं तो नहीं मुझे ही बताना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं बेटा, ठीक है। चलो ना बाबा, हाँ यहां पे, अरे क्या हो गया बाबा, ग्रेडियंट, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हो गया। हाँ यहां पे हम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, अगर आर हमारा आर्यन ग्रेटर देन हो 1000 से, या लेस देन हो, पहले लेस देन लेते हैं, लेस देन तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ठीक है। अगर आर हमारा यहां पे 2000 से ग्रेटर हो तब बेटा टर्बुलेंट फ्लो, और 1000 तो 2000 के बीच में हो तो अनस्टडी फ्लो है, ये बात ध्यान रखनी है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं। विस्कोसिटी क्या बेटा, गाढ़ापन, जैसे कि मैंने पूछा कि पानी है, पानी के डालो और बाद में एक हनी भी डालो, तो गाढ़ापन किस में ज्यादा है, हनी में होगा, तो इसको विस्कोसिटी कहेंगे। विस्कोसिटी दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू विच द रिलेटिव मोशंस को क्या करता है बेटा, वो मतलब अपोज करता है, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंस लेयर ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस, ड्रैगिंग फोर्स होता है, मतलब देखो ये स्टेशनरी है तो इसको चिपका के रखेगा, विस्कस फोर्स चिपका के रखेगा, इसलिए ज्यादा फ्लो नहीं है, देखो पहले, बाद में ये इसको अपोज करेगा, लेकिन बेटा सेम मॉलिक्यूल से, इसलिए थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये थोड़े आगे, तो आपको समझ में आया। स्टेशनरी लेयर को, या देखो हमारे नदी की जो एजेस होते हैं उसके साथ में, मतलब एजेस के पास जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है ना, वो स्लो फ्लो होता है, बीच में नहीं क्या, बहुत ज्यादा स्लो होता है, समझे क्या, क्योंकि ये ड्रैगिंग फोर्स है, ड्रैग करता है, इसको अपोज करता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कुछ नहीं बेटा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जी लिखो, कभी भी ग्रेडियंट ये वर्ड आए तो डिवाइड बाय डिस्टेंस लिखो, खत्म किस्सा, डिवाइड बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट बोला किसने, तो प्रेशर डिवाइड बाय डिस्टेंस, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाय dx, बेटा ये dv, ये वेलोसिटी, ये जो है ना, ये अलग है बेटा, E इज इक्वल टू dv बाय dx, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, ये अलग टर्म्स है, हाँ ये अलग है। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, विथ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड एज द, इसी को कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। इसके SI यूनिट भी बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड है उसका वेलोसिटी का, और डिस्टेंस का मीटर कैंसल, तो सेकंड इनवर्स मिल जाता है, ठीक है। इसका डायमेंशन T-1 मिलेगा। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा, अभी मैंने जो बोला, जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है बेटा उसके एरिया पे होता है ना, यस इसके एरिया पे होता है, ठीक है, उसका जो भी एरिया होगा बेटा उसके ऊपर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट कितनी है, तो इन दोनों को एक जगह पे लिखो, तो A dv बाय dx, मुझे लगता है कि कांस्टेंट टर्म लिखी जाए, हाँ सर लिखो, तो ईटा लिखा, ईटा इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, एक कांस्टेंट टर्म लिखी मैंने, A dv बाय dx। अब मुझे ईटा चाहिए, तो ये पूरा डिवाइड जाने वाला है, ये dv बाय dx होता है, यही कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, मतलब आपको ये मिलेगा, ये विस्कस फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स का यूनिट हमारे इधर न्यूटन लिखते हैं, आपके इधर देखना एरिया का होता है मीटर, और ये वेलोसिटी बेटा dv है,
तो मीटर पर सेकंड, और ये डिस्टेंस मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो न्यूटन डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी लिखना है तो लिखता न्यूटन के डायमेंशन हमारे इधर इधर इतना होता है, आपके इधर बताना, कमेंट में बताना भैया। तो ये L2 होगा। तो बात तो समझ में आई होगी। ईटा इज इक्वल टू देखो m1 L-1। कैसे बेटा, ये L1 है, ये ऊपर गया तो -1 होगा, और ये T-1। समझे क्या? ये मुझे कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट डायमेंशन अपने लिखे। ये कोएफिशिएंट वही है चीज। अभी स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ मतलब यहां पे मैंने कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डाल दिया विस्कस फोर्स में। अब यहां पे विस्कस फोर्स जब डालने के बाद ये विस्कस फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी कितनी है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहां पे लिखा होगा देखो, एक्टिंग द स्मॉल स्फीयर फॉलोइंग थ्रू द विस्कस मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी। मतलब बेटा यहां पे इसका डेंसिटी कितनी है उसकी, उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस कितना है इस बॉल का, देखना पड़ता है ये बॉल का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, और इसकी कितने वेलोसिटी से आ रहा है। मतलब इसको लिख सकता हूं विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो आर वी। ये जो दिया वाला है मुझे यहाँ पे मुझे लगता है यार कुछ रो नहीं है, वो सिग्मा होना चाहिए। यस, विस्कोसिटी वही बोल रहा था मैं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे कि यार ये रो नहीं है, ये रो नहीं है, ये है विस्कस फोर्स कितना है, क्या हमारा विस्कस फोर्स कितना है। सॉरी यहाँ पे ये प्रिंट में फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम कितनी, उसके बाद में रेडियस कितना है स्फीयर का, और इसकी बॉल की वेलोसिटी कितनी है। अगर मुझे इक्वल टू लिखना है तो यहाँ पे 6 पाई ईटा आर वी ये मिल रहा है मुझे यहाँ पे आपका स्टोक्स लॉ। तो पढ़ते कैसे, ऐसे पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल बोलो या स्मॉल स्फीयर बोलो, जो भी बोलना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर, वेलोसिटी कितनी है उसकी, एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद में हम लोगों को लास्ट और पार्ट देखना है, वो देखना है बेटा हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, विस्कस फोर्स है ना डायरेक्टेड। देखो यहाँ पे एक बॉल डाला मैंने लिक्विड के अंदर, अब ये लिक्विड के अंदर डालने के बाद बेटा आपको पता है नीचे होता है वेट mg, ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक अपथ्रस्ट फोर्स और दूसरा जो बेटा विस्कस फोर्स। मतलब ध्यान में आए क्या, कोई भी बॉल, अगर कोई भी पानी की बूंद अगर हमारे सिर पे आती, क्या चांसेस है पता है, अगर वो अगर ग्रेविटी बढ़ते 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 बढ़ जाती, पता है आपको इसकी इतनी स्पीड बढ़ती, मेरा सिर है ना यार खटाक से ऐसे बाजू में भी कर सकती, इतनी ताकत होती पानी की बूंद में। फिर हमारी क्यों सिर फुटते नहीं है या सिर क्यों नहीं फुटता, क्या कारण है सर? बेटा यही तो है नेचर का, हम लोगों को सब कुछ दिया गया, सब कुछ है, बस हम लोग संभाल रहे नहीं यार। ऊपर ये दोनों फोर्स लगा के ये फोर्स उसको बैलेंस करती है और इसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है। मतलब ऊपर फोर्स नीचे फोर्स, एक पर्टिकुलर तक उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 जाएगी। वैसे विस्कस फोर्स हमारा ये जो है अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ता है और mg को बैलेंस करता है, बाद में उसकी कांस्टेंट स्पीड रहती है। समझे क्या? इसके कारण हमारी सिर फूटती नहीं। मतलब सर आपको ये बताना है क्या कि आपका mg जो बैलेंस कर रहे हो ये दो फोर्स को करेगा, एक तो विस्कस फोर्स और एक अपथ्रस्ट फोर्स। ये ऐसा मतलब है, हाँ जी यही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि ये दोनों फोर्स इसको mg को बैलेंस कर रहे हैं। अब m कौन है बेटा? मास है, और मास का फार्मूला हम लोगों को तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितने बार हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो रख सकता हूं क्या मैं यहां पे इक्वेशन में? कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? ये रो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर है बेटा, ध्यान रखिए, ये डेंसिटी ऑफ द स्फीयर और आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर है, स्फीयर की बात कर। और मीडियम की जो डेंसिटी है वो मैं सिग्मा से लिखने वाला हूं, सिग्मा रो, ये डेंसिटी है स्फीयर की, लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो यम की वैल्यू आपने लिखी है सर 4/3 पाई, नहीं यार वैल्यू में ना 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे 4/3 आर क्यूब रो जी। अब विस्कस फोर्स कितना है? अब भी मैंने फार्मूला बोला था 6 पाई ईटा आर वी प्लस, अब यहां पे अपथ्रस्ट फोर्स मतलब ही mg, ये अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो भी mg होगा। यहां पे m देखो कैसे लिखता, 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे सिग्मा फर्क है,
बेटा ये अपथ्रस्ट फोर्स किसके कारण है? ये फ्लूइड के कारण है, मतलब है ना। तो यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब रो मतलब सिग्मा लिखा है जी, ये फार्मूला लिख सकता हूं क्या सर? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा और जी। मुझे लगता है कि एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ये 6 पाई ईटा आर पी। अब तो पता ही लगा होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं है। थोड़ा सा इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा हटाने दो, क्योंकि ये मुझे अभी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे लिख सकता था मैं, इसलिए थोड़ा सा हाँ। अब देखो मुझे लगता है कि 4/3 पाई क्या निकल सकता है? 4/3 पाई, ये अच्छा आर क्यूब भी बाहर निकाल सकता हूँ, जी भी बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे लगता है कि रो माइनस सिग्मा होगा और ये 6 पाई ईटा आर पी। चलो भला किस चीज को मार सकते हैं हम लोग? मार सकते हैं, क्या बात करते सर? यहाँ पे डबल हो गया भैया, यहाँ पे डबल नहीं चलता है सर, डबल पाई कैसे लिखा? चले हाँ, पाई को मरवा दो, ओके सर, ओके सर। एक आर को एक आर से मरवा दो, ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। मुझे वेलोसिटी तो निकालनी थी। यहाँ पे कैसे करें सर? यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो मुझे v निकालना है सर। तो ये 3 इधर आ गए तो 2/9, समझे क्या यार? देखो ये v एज इट इज रखा है मैंने, ये 3 डिवाइड आएगा, 3 जा नहीं, ये 2 एज इट इज। बचा क्या सर? यहाँ पे r² बचा, देखो ये g बचा है सर, हाँ सर। उसके बाद में रो माइनस सिग्मा बचा है सर, डिवाइडेड बाई इस ईटा को लाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब v इज इक्वल टू 2/9 r² g, ये मिल रहा है भैया। बात भी नहीं करते आ रही, कितने कंटिन्यू लेक्चर ले यार। किसी को ईटा चाहिए? हाँ सर, तो 2/9 r² g रो माइनस ये डिवाइड बाई v, ये आपको कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी भी मिलेगी। मुझे लगता है 7 मार्क के 7 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे, उम्मीद करता हूं। और अच्छी तरह से शेयर करो, लाइक करो, न्यू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद में तो भी आप लोगों को लगता है कि सर मैं थोड़ा सा और भी पढ़ाई करना चाहता हूं, तो आपके लिए बेटा मैं नहीं, बाकी की पूरी टीम हमारी काम कर रही है। कौन कौन? मुकेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, दिनेश सर, ये सभी टीम हमारी नून पे काम कर रही है। फिजिक्स का रिवीजन ले रहे बेटा यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा सा सॉरी शक्तिमान, कहाँ गया मेरा? ये कहाँ गया बेटा? 1 मिनट, 12 का 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। कभी कभी होता है, कभी दिल में ख्याल आता है। हाँ 1 मिनट। आपका यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, सब लोग कौन है सर? मैं, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर। हाँ, रात को 9 बजे मेरी क्लास रहती है बेटा, रात को 9 बजे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रिज कोर्स बना रहे हैं, बोर्ड टू सीईटी। जो बच्चे सीईटी तैयारी करना चाहते हैं ना, अभी से बोर्ड के टाइम पे तो ही मौका मिलता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। सीईटी में तो एमसीक्यू से सॉल्व करते बच्चे, कॉन्सेप्ट नहीं है तो एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे? तो उम्मीद करता हूं कि इन चीजों का अच्छी तरह से पकड़ना। फिजिक्स रिवीजन प्लस एमएसटी सीईटी का कोर्स विद मुकेश सर 9 बजे रहता है। 18 तारीख से ये कोर्स चालू हो चुका है। हम लोग रोज का एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं, अनलिमिटेड डाउट क्लियर करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइव इंटरेक्टिव क्लास होते हैं, नोट्स देते हैं, कॉम्पिटिशन, सब चीजें आपके लिए प्रेजेंट है यार। बस आपको पढ़ने की जरूरत है, आप लोगों को रोज के रोज डेली लेक्चर में आने की जरूरत है। तो चलो यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले महा रिवीजन में। तब तक करता हूं बाय।